Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So I am coming back with another video lecture on BSc Semester 6 Zoology. So जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही पास आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कुछ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, ये इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें आ सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। और एक और चीज़, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उनको देखकर इंग्लिश भी सीख सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। सो द टॉपिक इज़ बैसिलरी डायसेंट्री, also known as shigellosis, and this topic is taken from यूनिट सेकंड में आपको कुछ 3 उसके सब यूनिट्स हैं, और लास्ट वाला जो सब यूनिट है फ्लाइज एज अ डिजीज़ वेक्टर, वहाँ से लिया गया है। और उसके अंदर 2 डिजीज़ हैं, एक है मायासिस और एक है शाइगेलोसिस, और जिसको हम बैसिलरी डायसेंट्री बोलते हैं, और वो एक बैसिलरी, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो बैसिलरी डायसेंट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शाइगेलोसिस। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्यूट डायरियल डिजीज़, ठीक है। इसको डायरियल डिजीज़ बोलते हैं, डायरिया हो जाता है इसके अंदर, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है, एंड दैट बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस सम एंडोटॉक्सिन्स इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द सेल, राइट। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स, फ्रीक्वेंट पैसेज होता है स्टूल्स का, which contains the blood and the mucus, right। म्यूकस और ब्लड जो है उस स्टूल के अंदर होता है, और फ्रिक्वेंटली वो हमारी बॉडी से आ रही होती है बार बार, ठीक है। सो ये होता है इस बैसिलरी डायसेंट्री में। पेनफुल डेफिकेशन, बहुत पेन होती है एब्डोमेन में, राइट। एंड इट इज़ मोस्ट प्रेवलेंट इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4, 1 से 4 साल के बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। इसको हम शाइगेला इन्फेक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज शाइगेला जो है इट इज़ अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया होता है। नाउ द टर्म डायसेंट्री इज़ गिवन बाय हिपोक्रेट्स ने ये टर्म दी थी डायसेंट्री, एंड ये टर्म किसके लिए दी थी? फॉर अ कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डायसेंट्री जो है इट इज़ आइदर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया जब कॉज करेगा उसको हम बैसिलरी डायसेंट्री बोलते हैं, जिसमें शाइगेला बैक्टीरिया है। और प्रोटोजोन जब करेगा वहाँ पर कौन सा प्रोटोजोन होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। बैसिलरी डायसेंट्री अलग, बैक्टीरिया वाली अलग है, और एंटमीबा वाली अलग है, राइट। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century अनदर फॉर्म ऑफ डायसेंट्री कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि पता लगा, रिपोर्ट की गई, ठीक है। 19th century के एंड में डायसेंट्री की दूसरी फॉर्म विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया वो रिपोर्ट की गई, और बैक्टीरिया था शाइगेला बैक्टीरिया था। शाइगेला बैक्टीरिया जो है इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, आपने पढ़ा होगा ये कि उसकी सेल वॉल कैसी है, कितनी कॉम्पोजिशन, क्या कॉम्पोजिशन और कितनी वॉल से बनी हुई है, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। दे आर नॉन एनकैप्सुलेटेड, इनके ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं होता है। कैप्सूल एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जो किसको सराउंड करती है, कवर करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है
कैप्सूल, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको बोला नॉन एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। और एक और चीज़ है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसमें स्पोर्स नहीं बनते, नॉन स्पोर फॉर्म, राइट। नाउ अब देखते हैं कि देयर आर 4 स्पीशीज़ ऑफ शाइगेला, 4 स्पीशीज़ हैं, शाइगेला डेसेंट्री, शाइगेला फ्लेक्सनरी, शाइगेला बॉयडी एंड शाइगेला सोनी, ठीक है। नाउ हर एक स्पीशी के आगे कुछ सीरोटाइप्स होते हैं। अब सीरोटाइप्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए उस टॉक्सिन के बेसिस पे हम इन स्पीशीज़ के आगे सीरोटाइप्स बना देते हैं। शाइगेला डायसेंट्री हैव 12 सीरोटाइप्स, ठीक है, 12 सीरोटाइप्स हैं, और सभी का नाम जो है वो हमने मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इतने नाम हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 मेंशन करे हुए हैं। सीरोटाइप 1 दैट इज़ शाइका बैसिलस, और एक और चीज़ ये बैसिलस है मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, तो आप इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी में लिख सकते हो इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया, राइट। और एक तो मैंने आपको बताया शाइका बैसिलस, और दूसरा सीरोटाइप है स्किप्स बैसिलस, स्किम्स बैसिलस, राइट। Next species the Shigella flexneri having 6 serotypes, Shigella boydi having 18 serotypes, and Shigella soni having single serotype. Shigella soni में सिर्फ एक ही सीरोटाइप है, राइट। नाउ इट इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में ये रहता है। कोलीफॉर्म बैसिलस है, कोलीफॉर्म मीन्स कॉलन रीजन में ये रिजाइड करता है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता, जैसे आप देखते हो आपके कर्ड में जो है बैक्टीरिया होता है ना, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड में। बट यहाँ पर ये नहीं कर सकता, तो इट इज़ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकता, एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली एंटीरोबैक्टीरिएशी, एंटीरोबैक्टीरिएशी का ये मेंबर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रांसमिशन इज़ डायरेक्ट एंड ओरल एंड फॉलोज फेसो ओरल रूट, जो फेसो ओरल रूट होता है वो। अब क्या होता है फेसो ओरल रूट, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसकी फेसेस के ऊपर हाउस फ्लाई जो है वो जाएगी, ठीक है। हाउस फ्लाई वहाँ से इन्फेक्शन लेकर आएगी और आपके फूड जो है उसको इन्फेक्ट करेगी, एंड देन वहाँ से जो आप उस इन्फेक्टेड उस कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करोगे और उससे जो है ट्रांसमिशन हो जाएगी और आप भी इन्फेक्टेड हो जाएगे, तो फेसो ओरल रूट जो है फॉलो होता है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो। एंड हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज अ मैकेनिकल वेक्टर, मैकेनिकल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके अंदर जो भी पैथोजन है या जो भी वो पैथोजन को कैरी कर रही है, जो भी वेक्टर उस पैथोजन को कैरी कर रहा है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंटल चेंजेस एंड डेवलपमेंट नहीं होएगी, सिंपली एक जगह से उठाना दूसरी जगह पर रख देना, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वेक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर वो जो पैथोजन होता है वो चेंजेस में जाता है। जैसे आप मलेरिया अगर आप पढ़ते हो उसमें आप प्लाज्मोडियम का पढ़ते हो, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, और प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करता है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो। अब आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो भी डेवलपमेंटल चेंजेस में जाता है ना, गैमीट्स बनते हैं, जो गैमीट्स बने होंगे, गैमीट्स की फ्यूजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होगी, मस्कीटो की बॉडी, फीमेल मस्कीटो की बॉडी के अंदर होगी, तो वो डेवलपमेंटल चेंजेस में जाएगा। बट मैकेनिकल वेक्टर में डेवलपमेंटल चेंजेस में नहीं जाता, सिंपली एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। तो हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल वेक्टर। इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और मिल्क और वाटर, किसी भी कंटेमिनेटेड चीज़ को आप कंज्यूम करते हो और इन्फेक्शन हो जाती है। Bacterial cysts survive for 1 to 2 weeks
एंड 60 डिग्री टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स। अगर आप 60 डिग्री टेम्परेचर दे देते हो तो वो 30 मिनट्स के लिए सर्वाइव करेगी, फिर वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, सिस्ट रप्चर हो जाएगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका वाटर आप पीते हो उसको आपको बॉयल कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो जो 100 हो गया, 90 80 आप इतना दे सकते हो, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो किल हो जाएगा, राइट। नाउ द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 4 days और बट मे अप टू 7 days, एक हफ्ते तक का भी हो सकता है और 1 to 4 days का भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ इट इज़ प्राइमरली अ डिजीज़ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपने कोलन जो पढ़ा था, अभी हमने बोला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, कोलन इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो ये उसका जो है, ये कौन है, पैरासाइट है, एक तरीके से पैरासाइट है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ पे डिजीज़ कॉज करता है। इट इज़ कन्फाइंड टू द गट वॉल एंड मिजेंट्रिक लिम्फ ग्लैंड्स। जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं हमारे मिजेंट्रिक, हमारे इंटेस्टाइन्स के पास, उनको ये वहाँ पर रहता है और गट की वॉल के साथ जुड़ा रहता है। नाउ देयर आर 2 स्टेजेस इन दिस केस। 2 स्टेजेस होती हैं, पहला वाटरी डायरिया, अर्ली स्टेज एंड सेकेंड स्टेज मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले क्या होता है, वाटरी डायरिया विच इज़ फॉलोड बाय डायसेंट्री। पहले वाटरी डायरिया होगा, पहले जो स्टूल्स होंगे वो वाटरी होगी, उसमें वाटर ज़्यादा होगा, बट दैट इज़ फॉलोड, दैट इज़ चेंजेस इनटू डायसेंट्री, ठीक है, दैट इज़ चेंज इनटू डायसेंट्री विद फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टूल्स विद ब्लड एंड म्यूकस, जिसमें ब्लड और म्यूकस हो जाएगा, और इसी को हम बैसिलरी डायसेंट्री, बैक्टीरियल डायसेंट्री कहते हैं। अगर आप प्रोटोजोन में पढ़ोगे वहाँ पे डायरेक्टली जो है ब्लड आ जाता है, क्योंकि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं हमारे वॉल्स को, इंटेस्टाइन की वॉल्स को जो है वो रप्चर कर देते हैं, वहाँ से जो है वो ब्लड आने लगता है। बट यहाँ पे पहले वाटरी डायरिया होता है और उसके बाद वो स्टूल्स जो हैं वो ब्लड और म्यूकस उसमें आता है। पेन इन डेफिकेशन उसको बोलते हैं टेनेस्मस। टेनेस्मस जो है कंडीशन होती है जिसमें डेफिकेशन के टाइम पर पेन होती है हमारे एब्डोमेन में। नाउ देयर आर 2 स्टेजेस, मैंने आपको बोला, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर 2 स्टेजेस, अर्ली स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज। अर्ली स्टेज में आपको बताया मैंने वाटरी डायरिया होता है ड्यू टू द एंटीरोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ शाइगा टॉक्सिन। नाउ रिमेंबर दिस टॉक्सिन, क्या टॉक्सिन का नाम क्या है, शाइगा टॉक्सिन। और ये शाइगा बैक्टीरिया जो आपको सीरोटाइप 1 मैंने पढ़ाया था, है ना, वहाँ से शाइगेला डायसेंट्री का जो सीरोटाइप 1 था उसमें शाइगा उसका नाम था क्योंकि शाइगा टॉक्सिन निकलता है। फॉलोइंग इंजेक्शन एंड नॉन इन्हेसिव कोलोनाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले एंटीरोटॉक्सिक एक्टिविटी, जो शाइगा टॉक्सिन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है। फॉलोइंग इंजेक्शन एंड नॉन इन्वेजिव कोलोनाइजेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और प्रोडक्शन होती है उस एंटीरोटॉक्सिन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। फीवर एट्रीब्यूटेड टू न्यूरोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ टॉक्सिन, जो टॉक्सिन होता है उसकी न्यूरोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उस वजह से हमें फीवर हो जाता है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली स्टेज। नाउ व्हाट हैपन्स इन द सेकेंड स्टेज, adherence to and tissue invasion of large intestine with typical symptoms। अब क्या होता है, वो टिश्यूज़ में इन्वेड करने लगता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो टिश्यू है वहाँ जुड़ जाता है और इन्वेड करता है और उससे कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स स्पेशली इन द कोलन रीजन। जो आपका कोलन रीजन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन रीजन है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कोलाइटिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलाइटिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेट में बड़ी ज़्यादा दर्द होती है, और टेनेस्मस हो गया, पेन इन डेफिकेशन, ये सेकंड स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सिंपली वाटरी डायरिया आएगा और उसके बाद आप देख टॉक्सिक एक्टिविटी की वजह से आएगा, फीवर हो जाएगा क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है वो टॉक्सिन, शाइगा टॉक्सिन। और सेकेंड स्टेज में वो जो है टिश्यूज़ के साथ एडहेयर करेगा और इन्वेड करेगा लार्ज इंटेस्टाइन को और कुछ सिम्टम शो करेगा लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, severe abdominal cramps and the tenesmus which is pain in defecation. नेक्स्ट इज़ द वायरुलेंस। अब वायरुलेंस हो गया कि वो जब हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में जब अपना नंबर इंक्रीज़ कर देगा
तो बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं वायरुलेंस। अब इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, इन्वेजिवनेस, एक्सोटॉक्सिन एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्वेजिवनेस, सबसे पहले इन्वेजिवनेस हो गया इन्वेड करना, राइट, घुसना। फर्स्ट शाइगेला, इन्वेजन और पेनिट्रेट थ्रू म्यूकोसल सरफेस ऑफ कोलन, क्योंकि जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है आपको पता है, कोलन की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वहाँ से वो इन्वेड करता है, पेनिट्रेट करता है। उसके बाद जो कोलन रीजन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, बट वो लैमिना प्रोप्रिया एक लेयर होती है एपिथेलियल के आगे, वो लैमिना प्रोप्रिया तक इन्वेट नहीं करता है, अंदर तक नहीं जाता है। डू नॉट इन्वेट बियॉन्ड द एपिथेलियम इनटू लैमिना प्रोप्रिया में वो नहीं जाता है। नाउ अब होता क्या है, ये अटैच रहता है और इन्वेट करता है एम सेल्स में, ठीक है, कुछ एम सेल्स होते हैं उसमें इन्वेट करता है, और वहाँ पर पेयर पैचेस होते हैं। पेयर पैचेस क्या होते हैं, लिम्फॉइडल टिश्यूज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फॉइडल टिश्यू होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लिम्फॉइडल टिश्यूज़ होते हैं, पेयर पैचेस बनाते हैं और वहाँ पर वो इन्वेट करता है, वहाँ अटैच हो जाता है। एम सेल्स ट्रांसपोर्ट मैक्रोफाजिस। अब क्या होता है, एम सेल्स वहाँ पे मैक्रोफाजिस भेजते हैं। मैक्रोफाजिस क्या होते हैं, दे आर द वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ पर भी कोई पैथोजन आएगा वहाँ पर भेजते हैं और फिर वो लड़ते हैं। बट शाइगेला लाइज द फैगोसिटिक वैक्यूल एंड रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। जो शाइगेला है वो उस फैगोसिटिक वैक्यूल को लाइज कर देता है, क्योंकि शाइगेला को एक वैक्यूल के अंदर बंद कर दिया जाता है जब मैक्रोफाज आता है, बट वो उसको भी लाइज कर देता है ड्यू टू बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स, और वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स हमारे सेल्स में होती हैं। वो एक्टिन फिलामेंट्स प्रोपेल बैक्टीरिया इनटू द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल। जैसे एक एपिथेलियल सेल होगा, जैसे अगर हमारे पास ये वाला एक एपिथेलियल सेल है, उसके बाद दूसरा एपिथेलियल सेल है, तीसरा एपिथेलियल सेल है, एंटर किया, मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो इसको दूसरे एपिथेलियम में करते हैं, फिर तीसरे में। तो इस तरह के हर एपिथेलियम सेल को वो जो है वो इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द शाइगा टॉक्सिन। अब टॉक्सिन के बारे में पढ़ते। इन्वेजिवनेस हो गई, मल्टीप्लाई करने लगा, मतलब कि दूसरे में चला गया, रेप्लिकेट किया साइटोप्लाज्म में और दूसरा एपिथेलियल सेल में चला गया। अब शाइगा टॉक्सिन में क्या होता है, एंटीरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक, एनकोडेड बाय क्रोमोसोमल जीन्स। जो क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल जीन्स हैं, वो इसको करते हैं, बनाते हैं एंटीरोटॉक्सिक को, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, 2 डोमेन स्ट्रक्चर होता है A5B, ठीक है। फर्स्ट इसकी एंटीरोटॉक्सिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता है, उनके साथ चिपक जाता है, ढेर कर जाता है। इट ब्लॉक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। जो आपका इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पेस होती है, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन होती है ना, सोडियम पोटाशियम आयंस जो होते हैं उनकी, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, उनको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। और इसमें कॉलेरा टॉक्सिन भी होता है जो ब्लॉक करता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन को, हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन जो है, हाइड्रोजन आयन की हाइपर सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन करवाता है H2O पॉजिटिव आयन की, हाइड्रोनियम आयन की, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। कौन, कॉलेरा टॉक्सिन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो होता है, B सब यूनिट जो होता है टॉक्सिन का, वो बाइंड कर देता है होस्ट सेल ग्लाइकोलिपिड। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे बाइंड कर जाता है। ए डोमेन इंटरनलाइज्ड वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर के थ्रू जो एंडोसाइटोसिस हो रही है, सेल के अंदर जो जा रहा है, ए डोमेन वहाँ से जाता है, इंटरनलाइज्ड होता है, अंदर जाता है सेल के अंदर। लेकिन जो बी टॉक्सिन है वो कहाँ पे बाइंड करता है, ग्लाइकोलिपिड में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, कॉजिंग इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ 60S राइबोसोमल यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन हो जाती है आपके 60S राइबोसोमल यूनिट। क्या आपको पता है राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं ना, 60S और
30s, सॉरी 40s हमारे यूकैरियोट्स के केस में 40s है ना। तो 60s में इनहिबिशन करवा देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, उसको इनएक्टिवेट कर दे। जब इनएक्टिवेट हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी सेल की डेथ हो जाएगी। माइक्रोवेस्कुलर डैमेज टू इंटेस्टाइन, जो माइक्रोवेस्कुलेचर होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो डैमेज हो जाएगा। हेमोरेज होगी, ब्लड और फेशियल ल्यूकोसाइट्स इन स्टूल, जो ब्लड होगा और जो फेशियल ल्यूकोसाइट्स होंगे वो सारे स्टूल में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों ल्यूकोसाइट? क्योंकि उसने बैक्टीरिया ने उनको टॉक्सिन प्रोड्यूस करके उसने उन मैक्रोफेजेस को किल कर दिया, तो वो ल्यूकोसाइट जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे? स्टूल में आ जाएंगे, हेमोरेज हो जाएगी। ये था साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पर राइबोसोमल के 60s यूनिट को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाएगी, उस पर सेल की डेथ हो जाएगी, माइक्रोवेस्कुलेटर डैमेज हो जाएगा इंटेस्टाइन को और हेमोरेज होगी। न्यूरोटॉक्सिक मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो फीवर कॉज करेगा और ऊपर से क्रैम्पिंग करवाएगा मसल्स की, मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, और मसल्स में पेन होएगी। नाउ नेक्स्ट इज़ अ वायरुलेंट स्ट्रेन्स। अब थर्ड आ गया, पहले हमने पढ़ा था, अब था एक्सोटॉक्सिन्स का हमने देख लिया, अब हम थर्ड पढ़े इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो वायरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं दे एंटर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ कॉलन, अंदर घुसते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कॉज करते हैं डेथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड स्प्रेड द लेशंस लैटरली। लेटरली एक के बाद दूसरे में, तीसरे में, ऐसे लेटरली जो है वो एक सेल में, फिर दूसरे सेल में, तीसरे सेल में जो है वो उसको लेजेंस को स्प्रेड करते जाते हैं। जो सेवेरिटी है डिजीज़ की, सिंपल डायरिया टू टॉक्सीमिया तक हो जाता है। सिंपल डायरिया से टॉक्सीमिया हो जाता है। टॉक्सीमिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट एंड साइटोपिनिया का मतलब होता है उनका नंबर कम हो जाना। ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन का आउटपुट जो है वो लो होना, यूरिन कम आता है और फाइनली किडनी का फेलियर हो सकता है। तो ये सिंपल डायरिया से जो है ये टॉक्सीमिया तक जा सकता है और वेरियस सवेरिटीज़ में सवेयर होता है। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है और किडनी का फेलियर भी हो सकता है। नो डायग्नोसिस क्या, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं हम, कैसे पता लगा सकते हैं? फिज़िकल करके, है ना। डॉक्टर चेक करता है, आइज़ देखता है कितना आइज़ देखता है कि फेस देखता है कि वाटर लॉस हो गया, इस तरीके से फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल फॉर लैब डायग्नोसिस। आपके स्टूल के सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसकी डायग्नोसिस की जाती है लैब पे और पता लगाया जाता है क्या है। सबसे पहले अगर आपकी स्टूल में फेस ल्यूकोसाइट दिखें और आरबीसी दिखें तो आपको एक तरह से डायग्नोस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं बैक्टीरियल सैंपल्स की ऑन डिफ्रेंशिएटेड सेलेक्टिव मीडिया। मैककोंकनाई मीडिया होता है, MC मैककोंग के बैक्टीरिया मीडिया होता है, उस मीडिया के ऊपर जो है इसकी कल्चरिंग करवाई जाती है। सीरोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं करते। सीरोलॉजी होते हैं डिफरेंट टॉक्सिन्स को देखते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं की जाती है। या फिर एंडोस्कोपी करते हैं जो कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है, आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह की इमेजेस आ जाती हैं और जिससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या है? मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन, सूटेबल एंटीबायोटिक्स फॉर लोअरिंग टॉक्सीमर। जो भी टॉक्सीमियर है, जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको कम करने के लिए हम सूटेबल एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगी। इसके बाद क्लोराम्फेनिकोल इज़ रिकमेंडेड, एक ड्रग होती है ये। उसके बाद कुछ एंटी डायरियल मेडिकेशंस हैं, वो भी इसमें अवॉइडेड करते हैं हम। एंटी डायरियल मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी लेनी चाहिए ताकि उससे डिहाइड्रेशन जो है वो प्रिवेंट होती है। अगर आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो गया तो उसके लिए आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS वगैरह लेना चाहिए। इफ़ नॉट अवेलेबल दैन इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, मीन ग्लूकोज वगैरह जो है वो चढ़ाना चाहिए। इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो ये ट्रीटमेंट आ गया और ये ऊपर जो है वो डायग्नोसिस हो गया। सो इसी के साथ आपकी जो शाइगेला है, शाइगेलोसिस है, बैसिलरी डिसेंट्री है, ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
वीडियो थोड़ी लेंथी थी, बट इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करना था। सो थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।